से आप जी सभी का नमस्ते जी। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 52वें पुष्प में आप है माननीय अनिल ठाकुर जी। आपने विभिन्न प्रकार का दायित्व का निर्वहन किया है। पूर्व में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, संयुक्त बिहार के संगठन मंत्री, मतलब बिहार झारखंड उस समय आता था साथ में, तो आप एबीवीपी के संगठन मंत्री रहे हैं। उसके बाद पूर्व उनके बाद दक्षिण बिहार में प्रांत प्रचारक रहे और वर्तमान में जो आपका दायित्व है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख, जिसमें बिहार और झारखंड आता है। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से। हम आपको आमंत्रित करते हैं। आज इस 52वें व्याख्यान माला के अंतर्गत जो विषय निर्धारित किया गया है वो विषय है हमारा राष्ट्रीय चारित्र एवं व्यक्तिगत चारित्र। बंधुओं, अपना जो यह देश है यह आध्यात्मिक देश है। भारत काफी पुरातन देश है और इस देश में चरित्र है, धर्म है, हम देख रहे हैं कि आचरण है, स्वभाव है, व्यवहार है, ये सब मिलाकर के जो एक संज्ञा कहा जाए, जिसे हम कह सकते हैं, वह कुल मिलाकर के शील है। तो चरित्र का ही एक बड़ा रूप शील होता है। और आज का जो विषय रखा गया है वह है कि हमारा व्यक्तिगत चारित्र कैसा होना चाहिए और हमारा राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, नेशनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अपना जो प्राचीन देश है, यह प्राचीन देश शुरू से ही अपने चरित्र को लेकर के इसने दुनिया को चरित्रवान बनाया है। और इस में हम देखते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रज जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेर पृथ्व्याम सर्व मानवा। माने दुनिया के इस पृथ्वी पर जो भी लोग आए उनको हमने अपने चरित्र के द्वारा शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, उनको हमने ज्ञान दिया। ज्ञान केवल वाणी से नहीं दिया बल्कि आचरण से दिया। और इसके कारण आज पूरी दुनिया सभ्य कहलाती है। कृष्णवंतो विश्व आर्यम जो कहा गया, तो कृष्णवंतो विश्व आर्यम का अर्थ क्या है? पूरी दुनिया को हम आर्य बनाने की बात कहे हैं। आर्य माने कोई उसको विशेषता है कि उसको हम श्रेष्ठ बना रहे हैं, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, नैतिकता से, इन सब मिलाकर के हम व्यक्ति को एक पूर्ण मानव बनाना चाहते हैं। और इसमें भारत एक लंबे समय तक इस काम में सफल रहा और इसीलिए तो भारत विश्व गुरु रहा, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया। पूरे दुनिया भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, उसका आज भी इतिहास है। चीन से जो यात्री आए हुए सांग फाहियान, उनका आप हम सब पढ़ सकते हैं, उनकी डायरी पढ़ सकते हैं। हम सिकंदर के बाद सेल्यूकस इस देश पर आया था, उसके अंत में लौट के जाना पड़ा। तो उसके भी जो राजदूत थे, उसने भी इंडिका नाम की जो पुस्तक की रचना की है, उसमें भारत के बारे में वो काफी बड़ाई किया है, एक एक विषय की चर्चा किया है उसने। भारत का जनजीवन कैसा था, भारत के लोग कैसे थे, किस प्रकार से एक दूसरे के धन के प्रति, एक दूसरे की महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था, घरों में ताले बंद नहीं होते थे। ये अन्य जगह के जो हमारे जो लोग थे, जो राजदूत आए, उन्होंने लिखा है। और तो और बंधुओं, अगर अभी हम देखते हैं तो अभी आप देखिए, धर्मपाल जी, अभी अभी की बात है, गुजरात के एक बहुत बड़े धर्मपाल जी गांधीवादी थे और वो इंग्लैंड में गए अध्ययन करने के लिए। वहां पर उन्होंने क्या देखा
तो अंग्रेज जो भारत में आए, अंग्रेज कलेक्टर ने जो भारत से जो पत्र लिखा इंग्लैंड को, लंदन में, वो पत्र को प्रति उन्होंने पढ़ा और उस पत्र की प्रति में यह लिखा था, अंग्रेज जैसे कि बॉम्बे रेसिडेंसी, मद्रास रेसिडेंसी, बंगाल रेसिडेंसी कहते हैं प्रेसिडेंसी, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ जो कलेक्टर उस समय जो पत्र लिखा, उस पत्र को उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया है, वह है द ब्यूटीफुल ट्रीज। हम नेट पर पढ़ सकते हैं उस किताब को, हिंदी में उसको कहा गया है, भी अनुवाद हुआ है धर्मपाल समग्र। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में धर्मपाल जी ने लिखा है, उनके आधार पर, उसके पत्र के आधार पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये अंग्रेज कलेक्टर ने जो पत्र भेजा है, उसने कहा कि भारत के सभी गांवों में स्कूल हैं और वो स्कूल जो है आत्मनिर्भर स्कूल है, गांव के ही लोग उसकी व्यवस्था करते हैं, वहां के जो आचार्य हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं और स्थानीय भाषा में, अभी अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार जो की है कि छोटे बच्चे को स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाए, यानी मातृभाषा में, उस समय भी उस अंग्रेज कलेक्टर ने लिखा है कि भारत के स्कूलों में मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाया जाता है। और साक्षरता साक्षरता 70 से ऊपर थी, कहीं कहीं 80 थी उस समय। और उसने अंग्रेज कलेक्टर ने उस पत्र में लिखा है कि सभी जाति के बच्चे उसमें पढ़ते थे, ब्राह्मण जाति के बच्चे, चर्मकार जाति के बच्चे, तेल की जो करते हैं तेली समाज के जो है उसके बच्चे, यानी सभी प्रकार के जो जिसको चारों वर्ण कहते हैं, चारों वर्ण के बच्चे वहां पर एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई आरएसएस का कोई प्रचारक नहीं कर रहा है, कोई लेखक नहीं कर रहा है, धर्मपाल जी जो गांधीवादी हो गए बहुत बड़े, और उन्होंने उस पुस्तक को लिखी है द ब्यूटीफुल ट्रीज। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक हमारे गांव गांव में विद्यालय थे, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था थी, तो हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, देश का नागरिक कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमको शिक्षा मिलती थी परिवार से, विद्यालय से। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेज के पहले तो मुगलों ने आपने देखा कि सभी विश्वविद्यालय को जला दिया और 65 विश्वविद्यालय थे भारत में, एक दो विश्वविद्यालय नहीं थे। ठीक है कि अभी अवशेष केवल कुछ ही विद्यालय का, वो विश्वविद्यालय का उत्खनन हुआ तो हम देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम शिला विश्वविद्यालय, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। केवल 3 नहीं थे, 65 विश्वविद्यालय थे। अभी और धीरे धीरे उत्खनन हो रहा है और अनेक विश्वविद्यालय, तेल्हारा में अभी जहानाबाद और गया, बिहार में जो है गया और जहानाबाद की सीमा पर तेल्हारा है, तेल्हारा में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का एक उत्खनन अभी हुआ है, अभी चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य अनेक विश्वविद्यालय थे। तो हमारे देश में नैतिक शिक्षा जो है इस प्रकार से ये पहले से थी, बचपन से थी, और उसमें चरित्र की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए अपने यहां कहा जाता था कि जो हमने वचन दिया उस वचन का हमने पालन किया। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि भारत जो नैतिक शिक्षा के दृष्टि से आगे रहने वाला था, वो भारत आगे चलकर क्या हो गया, ये जो चरित्र जो है यह केवल व्यक्तिगत बात रह गई और हमारे अंदर जो नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए वो उसकी कमी हो गई। उसका उदाहरण भी हम देखते हैं। भारत इतने वर्षों तक दुनिया का विश्वगुरु रहा, लेकिन आप देखिए कि जब भारत पर आक्रमण होता है तो कौन कौन देश इकट्ठा होकर के, राज्य थे उस समय, इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो चाणक्य की बात लीजिए, चाणक्य ने सभी राजाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन राजा साथ नहीं दिए। अंत में उनको अपनी दृष्टि से एक नए सृष्टि का निर्माण करना पड़ा। कहने का मतलब कि एक जो भेड़ बकरी चराया करता था, वैसे एक बालक को उन्होंने, जो आगे चल करके हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त नाम से होता है, उसको उन्होंने नेतृत्व में सारी बातें कही। अब पूरा भारत एक रहा।
राजा महाराजा अगर एक साथ लड़ते तो चंद्रगुप्त शुरू में ही वापस जाते, चले गए। बाद में उसके सेनापति आए सेल्यूकस भी हारे, तो हारे किससे हारे? चंद्रगुप्त से हारे। हम देखते हैं तो राजा महाराजा केवल अपने राज्य देखते थे, वो देखते हैं कि बगल में ही पड़ोसी है, इससे हमारा झगड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस देश में बौद्धों का शासन हो गया, राजा भी बौद्ध हो गए, तो उन्होंने अपनी सेनाएं हटा दी, कहा कि अब इसकी जरूरत क्या है। परिणाम हुआ कि जब विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ, एक जो बख्तियार खिलजी जो बिहार में आया, 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलते रहा, उसके आग अनेक जो पुस्तकें जलाई गई। हम सब जानते हैं कि उसका प्रतिकार क्या 10,000 विद्यार्थी नहीं कर सकते थे? जो उसमें रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, वो 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और यहां से वो भागलपुर की ओर जाता है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगाता है। बख्तियार खिलजी को लोग तमाशा देख रहे हैं कि वो कैसे घोड़े पर जा रहा है, कैसे आग लगा रहा है। इतिहासकार लिखता है कि लोग, भारत के लोग तमाशा देख रहे थे कैसे आग लगता है। तो असम में जाकर के हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी का, वहां के राजा ने उसका सामना किया और आज वहां पर उसका कब्र है, बख्तियार खिलजी का। बिहार में कब्र नहीं है, असम में है, असम ने उसका सामना किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो एक राष्ट्रीय चारित्र होना चाहिए, नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें हम धीरे 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 अवनति की ओर आते गए। परिणाम क्या हुआ? भारत लगभग 1000 साल तक गुलाम रहा, एक राष्ट्रीय चारित्र के अभाव में। आप देखिए राष्ट्रीय चारित्र की गिरावट कहां से शुरू होती है। राष्ट्रीय चारित्र की गिरावट तो महाभारत काल से ही शुरू हो जाती है। अब ये पांडव जो हैं वो जुआ में हार जाते हैं। अब क्या वो प्रतिज्ञा करते हैं? हम देखते हैं भीष्म पितामह कुछ और प्रतिज्ञा करते हैं और घर की बहू को नंगा किया जाता है और सामने देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत जो हमने कोई वचन दे दिया, उसके पालन में हम देख रहे हैं कि उससे बड़ा विभत्स रूप हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत वचन को पालन को ही हमने क्या समझ लिया, यही सबसे बड़ा पालन है। और उसी की पालन के कारण हमारी अवनति होते गई, ह्रास होते गया। इस मामले में कृष्ण का अगर उदाहरण दिया जाए तो कृष्ण ने इस देश को, एक समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दिया है, ज्ञान दिया है। कृष्ण तो कहते हैं कि मैं केवल अर्जुन का, मैं रथ का वाहक रहूंगा, मैं सारथी रहूंगा। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि भीष्म पितामह ही अब अर्जुन को समाप्त करने वाले हैं, तो स्वयं दौड़ते हैं कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए। अगर कृष्ण नहीं दौड़ते तो क्या होता? युद्ध समाप्त होता, अर्जुन की मृत्यु हो जाती। वो हम देखते हैं। तो कृष्ण ने वचन तो दिया, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, धर्म की बात आई, तो कृष्ण ने अपने वचन को तोड़ा भी। किसके हित में तोड़ा? देश के हित में तोड़ा, इस राष्ट्र के हित में तोड़ा। हम देखते हैं कि कृष्ण ने जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनसे बुलवाया कि जो इनके जो पुत्र थे द्रोणाचार्य के, उनके हत्या हो गई, वो मारा गया। तो कहने का अर्थ है कि नरो वा कुंजरो अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो। तो उसी समय शंख बजवा दिया इन्होंने। अगर शंख नहीं बजवाता तो क्या होता? तो कुल मिलाकर के पांडवों की ओर से तो लड़ाई में हम देखते हैं कि वचन का भंग हुआ है, कौरवों की ओर से नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि धर्म की विजय क्या हुई? पांडवों की हुई। तो पांडव चूंकि वचन को तोड़ा जरूर है कृष्ण के कहने से और सुझाव से, लेकिन कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि वह राष्ट्र के लिए बात थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, एक मानवता के लिए थी, इसलिए वो धर्म का पक्ष हो गया। लेकिन हमारे इस देश में अनेक लोग हैं जो व्यक्तिगत चारित्र को ही अपना सब कुछ मान लिया, राष्ट्रीय चारित्र को उन्होंने महत्व नहीं दिया। अब देखिए इसमें और हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं
हमारे यहाँ राष्ट्रीय चारित्र जब जब आया, तब तब हमारा देश जो है एक विश्व गुरु के स्थान पर रहा, तब तब देश हमारा एक मजबूत स्थिति में रहा। शिवाजी का उदाहरण हम लेते हैं। शिवाजी के पूरे जीवन में हमेशा उनके एक सचिव थे, वो उनका साथ देते थे, चिटनीस, और शिवाजी के वो सचिव थे। और हम सब देखते हैं कि खंडो बल्लाल का एक उदाहरण आता है। खंडो बल्लाल जो है वह बालाजी आपजी के छोटे बेटे थे, जो वो सचिव चिटनीस थे, बालाजी आपजी के छोटे बेटे थे खंडो बल्लाल। ये 1666 में उनका जन्म के आसपास हुआ था। हम सब जानते हैं कि शिवाजी की 2 शादी हुई थी। तो पहली पत्नी से जो सोयराबाई थी, उनसे उनकी जो पहली पत्नी थी सईबाई, उससे संभाजी राव थे, बड़े बेटे संभाजी राव। दूसरी पत्नी सोयराबाई जो थी, उससे राजाराम थे। राजाराम छोटे थे, अल्पवयस्क थे। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी की गद्दी पर कौन बैठे, ये बात आती है। तो हम देखते हैं कि वो अंत में सब लोगों ने कहा कि भाई जो पहली पत्नी के जो लड़के हैं वो गद्दी पर बैठेंगे। संभाजी राव तो गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन खलल पड़ जाता है, क्योंकि शिवाजी की दूसरी पत्नी चाहती है कि मेरा बेटा राजाराम बैठे। राजाराम छोटा है। आगे चल करके काना फुस्सी होने लगती है। और ये जो शिवाजी के जो अध्ययन सचिव के रूप में बालाजी आपजी थे, इनके बारे में लोगों ने कहा कि ये तो दूसरी पत्नी का साथ दे रहा है। परिणाम क्या होता है कि उस समय ये जो संभाजी जो राव जो है, जो प्रधान है, वहां के शिवाजी के लड़के, वो उनकी हत्या करा देते हैं। और उसके भाई की भी हत्या कराते हैं, बालाजी आपजी के। उनके लड़के की भी हत्या करा देते हैं। यानी खंडो बल्लाल के पिताजी की हत्या होती है, उसके चाचा की होती है, उसके चचेरे भाई की होती है, सबकी हत्या करा देते हैं ये संभाजी राव। क्योंकि हमारा विरोधी है, ऐसा उनको लोग कान भरता है। और खंडो बल्लाल और उसके छोटे भाई को छोटे बच्चे के रूप में था, इसको जंगल में डलवा देते हैं कि शेर चीता उसको खा जाएगा। बाद में उनको पता चलता है संभाजी राव की हमसे गलती हो गई। सचमुच में वो तो देशभक्त है, राजभक्त है, उनकी गलती नहीं थी, हमको कान भरा गया। अंत में खोज खाज करके और खंडो बल्लाल को जंगल से लाया जाता है। और जंगल से लाने के बाद संभाजी राव अपना निजी सहायक बनाते हैं। अब देखिए, वो खंडो बल्लाल जिसके पिता की हत्या कराया जाता है, चाचा की हत्या कराई जाती है, उसके चचेरे भाई की हत्या होती है, फिर भी वह, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम राज्य था, उधर शिवाजी जो है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर चुके थे, और आज शिवाजी जिंदा नहीं है, उनके लड़के गद्दी पर हैं। इसलिए उस हिंदवी स्वराज्य की, हिंदू राष्ट्र की किसी प्रकार से आंच न आवे, ठेस न पहुंचे, फिर से मुगल आ न जाए, इसलिए खंडो बल्लाल ने अपने परिवार के पिताजी की सभी की हत्या के बावजूद भी वो राजा का साथ देता है, जिसने उसके परिवार की हत्या करवाई। आप समझ सकते हैं। और संभाजी राव अनेक बार संकट में पड़ जाते हैं। उस संकट में पड़ने पर भी यही खंडो बल्लाल उनको कंधे पर ला करके वह जल से बाहर लाता है, पानी से निकाल के लाता है, अन्य जगह सुरक्षा करता है। तो कुल मिलाकर के उसने पिता का बदला नहीं लेता है, अपने भाई का बदला नहीं लेता है। कहता ठीक है, किसी कारण से हमारे राजा ने उनकी हत्या करा दी होगी, लेकिन मेरा जो धर्म है अभी वह राष्ट्र के प्रति धर्म है, मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, वह इस हिंदू धर्म के प्रति है, शिवाजी के दिए गए वचन के प्रति है, और अंत तक जो है ये वचन को निभाता है। ये हम अपने देश में एक इतना बड़ा उदाहरण देखते हैं। बंधु, अभी तानाजी मालसुरे के ऊपर तो फिल्म भी अपने यहाँ काफी प्रसिद्ध हुआ है। तानाजी पर फिल्म जो है, अब तानाजी की कहानी देखिए, शिवाजी के ही राज की बात है। तानाजी आते हैं शिवाजी के दरबार में अपने बेटे का
की शादी का वह कार्ड देने के लिए कि मेरे बेटे की शादी होने जा रही है, आप सभी निमंत्रित है। क्योंकि तानाजी तो भाई वहां के सेनापति के रूप में थे। और वहां क्या देखते हैं तानाजी की चर्चा कुछ और हो रही है शिवाजी की मां और शिवाजी और सब लोगों में कि भाई कोंडाना का जो किला है उसको कैसे जीता जाए। अब ये जो तानाजी जो है अपने बेटा का कार्ड जो है नहीं बताते हैं और वो उसी में शामिल होकर कहते हैं कि नहीं नहीं एकदम आज ही चढ़ाई की जाए और चढ़ाई की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शिवाजी की मां कहती है कि आप तो आए थे, आपके तो सुना है कि लड़के की शादी होने वाली है और आप इस मामले में कुछ। तो तानाजी क्या कहते हैं, तानाजी मान सुने कि मेरे विवाह का निमंत्रण का मुहूर्त अब कुछ और होगा, अभी पहला मुहूर्त है कुंडाना का किला जीतना। और अपने घर जाते हैं और शादी को स्थगित कर देते हैं और वो रातों रात 500 सैनिक को लेकर के कुंडाना पर जाकर के चढ़ाई करते हैं और उस किला को जीत लेते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि तानाजी शहीद हो जाते हैं, तानाजी बचते नहीं है। किला तो जीत लिया जाता है लेकिन तानाजी को जान की कीमत देनी पड़ती है और आज उस किले का नाम है सिंहगढ़। क्योंकि तानाजी के बारे में शिवाजी को कहना पड़ा कि गढ़ आला पन सिंह गेला, गढ़ तो आ गया लेकिन हमारा जो पन सिंह जो था, सिंह के समान जो हमारा तानाजी था वो तो चला गया। तो गढ़ आला पन सिंह गेला, इस तरह से सिंहगढ़ उस किले का नाम रखा गया। तो ये राष्ट्रीय चारित्र है हमारा, चाहे वो खंडो बलाल की बात हो चाहे वो तानाजी की बात हो। तो ये जब जब राष्ट्रीय चारित्र वाले व्यक्ति रहे हैं इस देश में, देश का प्रधानमंत्री रहा है, देश का नेतृत्व रहा है, हमारे नेता रहे हैं, हमारे समाज के लोग रहे हैं, नेशनल कैरेक्टर जब जब रहा है तब तब यह देश ऊंचाई पर गया है। जब जब नेशनल कैरेक्टर का ह्रास हुआ है और उस पर जो है पर्सनल कैरेक्टर हावी हो गया है, पर्सनल कैरेक्टर के हावी होने से परिणाम क्या हुआ है कि देश तब तब गुलाम हुआ है, अवनति की ओर गया है। अब पर्सनल कैरेक्टर अलग है और नेशनल कैरेक्टर अलग है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो भारत में कहा गया है कि दोनों लगभग एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो हमारा राष्ट्रीय चारित्र है वही हमारा व्यक्तिगत चारित्र भी है, अलग से कोई हमारा नहीं है, दोनों एक ही है, राष्ट्रीय चारित्र और व्यक्तिगत चारित्र। और इसी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र के कारण हमको अपना दुनिया में अपना रोल निभाना है। बंधु देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी आप जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितना सताया गया, बचपन से लेकर के छुआछूत को लेकर के और हर चीज में पढ़ाई तक, यहां तक कि जब वो नौकरी प्राप्त कर लिए तब भी भीमराव अंबेडकर जी को सताया गया। अंत में भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, मरने से 1 साल पहले, कि मैं हिंदू धर्म में तो जन्म लिया हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसा कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी। परिणाम क्या होता है, उस भीमराव जी के पास कौन कौन लोग आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, मौलाना आते हैं, ईसाई समाज के लोग, पादरी लोग आते हैं, कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, मुसलमान बन जाइए। पादरी लोग कहते हैं कि आप ईसाई बन जाइए, हम आपको अपने धर्म में समानता देंगे, छुआछूत नहीं होगा, आपको बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी क्या करते हैं, क्या मुसलमान बन जाते हैं, क्या ईसाई बन जाते हैं? नहीं। इतना सहने के बाद भी भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो उस बौद्ध जो भारत से ही निकला हुआ है और भगवान बुद्ध को यहां अवतार की संज्ञा दी गई है, उसी बौद्ध धर्म में शामिल होकर के उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, चाहते तो एक झटके में वो दलिस्तान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग राष्ट्र नहीं बनाया। ये हम अपने इतिहास में देखते हैं। परिणाम क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर जी की जो अपना सब कुछ समर्पण किया, गांधी जी के साथ भी वही हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमको आरक्षण चाहिए और गांधी जी ने कहा कि भाई इसका, उन्होंने कुछ मुद्दे पर मतभेद था,
गांधी जी अनशन कर दिए। गांधी जी ने कहा कि भाई ये कैसे होगा, अलग मताधिकार, अलग कंस्टिट्यूएंसी, हाँ अलग कंस्टिट्यूएंसी चाहिए हमको। गांधी जी अनशन कर दिए पूना में जाकर के। परिणाम हुआ कि गांधी जी को लगा कि अब दुनिया में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। गांधी जी अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं अभी मैं आवाज में डालू थोड़ा टेक्निकल। हाँ, तो नहीं, गांधी ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। जी जी जी, हाँ गांधी जी का क्या हुआ जी, कि अंत में गांधी जी की मृत्यु न हो जाए तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं अपना प्रण तोड़ता हूं। गांधी जी की हत्या का पाप हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी सरेंडर कर जाते हैं गांधी जी के सामने में। और आज जो आप देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो विधानसभा में, लोकसभा में जो आरक्षण है, वही पूना पैक्ट हो गया था गांधी जी और अंबेडकर जी की बात करें तो कुल मिलाकर के एक बड़े काम के लिए अपना कुर्बानी देना, ये हम देखते हैं। कुल मिलाकर के आरएसएस की बात लीजिए, आज आरएसएस इतनी बड़ी संस्था हो गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन 48 में गांधी जी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया गया। बाद में हत्या का प्रूफ नहीं हुआ और आरएसएस को न्याय मिला कि भाई जिसने हत्या किया वो तो सरेंडर किया, वो तो जेल में है। गांधी जी की हत्या आरएसएस कैसे कराया? सब लोग जेल में थे, लेकिन बाद में प्रतिबंध समाप्त हो गया, आरएसएस पर से प्रतिबंध। तो गुरुजी जो उस समय आरएसएस के परम पूजनीय सरसंघ चालक थे, पूजनीय गुरुजी, उनसे पूछा गया कि क्या आप नेहरू का जी का विरोध करेंगे, भारत सरकार का विरोध करेंगे? तो हम अपने परम पूजनीय गुरुजी ने कहा कि कदापि नहीं। वयम पंचाधिकम शतम, तो वयम पंचाधिकम शतम का अर्थ है कि हम 105 है। पांडव 5 भाई है और कौरव 100 भाई है। और जब दोनों की आप देखते हैं कि कौरव को छुड़ा करके पांडव ही लाते हैं, जब वो इसमें थे, अज्ञातवास में थे, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि अभी हम सब 105 भाई है, हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हमारा कौरवों से लड़ाई हो सकता है, हम करेंगे लड़ाई, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई लड़ाई करता है तो हम सब मिलकर के 105 मिलकर के हम उसका, और उन्होंने तो उसी समय युधिष्ठिर ने कहा वयम पंचाधिकम शतम। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा कि हमारी कोई नेहरू जी से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, उनको जो करना था किए, वो भी भारत के ही लोग हैं, हम भी हैं। हम इस जो अग्नि थी इसमें हम तप करके निकले हैं। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय कैरेक्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो हमेशा से सिखाया जाता है, उसका एक पूजनीय गुरु जी ने अपनी ओर से प्रतिस्थापित किया। अब उसी में आगे चलिए, अब एक और देखिए, अब हमारा राष्ट्रीय कैरेक्टर कहां जा रहा है। भारत की आजादी के बाद अब हुआ कि कुछ देश भारत में रहना चाहते हैं और कुछ देश पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। अब उस समय क्या होता है कि जिनको जाना था वो जाने लगे, लेकिन हैदराबाद को बताया गया, हैदराबाद निजाम को सरेंडर करना पड़ा। हम सब जानते हैं जूनागढ़ की ये भी कहानी है, गुजरात का जो जूनागढ़ है वो भी चाहते थे कि हम वहां चले जाएं, प्रजा हिंदू, केवल राजा जो है मुस्लिम। अंत में उनको जाना पड़ा पाकिस्तान और पूरा जूनागढ़ भारत में आ गया। लेकिन एक दूसरी कहानी है वो राजस्थान की, अमरकोट और जैसलमेर। जैसलमेर अभी भारत में है, राजस्थान में पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है जैसलमेर, काफी बड़ा वो क्षेत्र है, हम सब जानते हैं। तो अमरकोट का भी एक राज्य था उस समय आजादी के पहले, लेकिन अमरकोट और जैसलमेर की काफी लड़ाई चलती थी व्यक्तिगत, दोनों राजाओं की, और दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि हम इनको मौके के तलाश में रहते थे कि हम इसको हम किसी प्रकार से समाप्त कर दें। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि जब आजादी की बात के बाद आई तो अमरकोट ने कहा कि जैसलमेर यदि भारत में विलय करेगा तो मैं तो पाकिस्तान में चला जाऊंगा, जबकि हिंदू राजा है, प्रजा भी हिंदू, राजा भी हिंदू, अमरकोट।
फिर कहा कि अगर जैसलमेर अगर पाकिस्तान में जाता है तो मैं हिंदुस्तान में आ जाऊंगा। इतना आपस में उनकी विद्वेष की भावना जैसलमेर और अमरकोट की रही। इसी बीच अपने जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बड़े तरीके से जैसलमेर को भारत के पक्ष में कर लिया, आराम से आ गया जैसलमेर और इसकी बात की सच्चाई को उन्होंने दबा दिया। बाद में पता चला अमरकोट को यदि जैसलमेर तो भारत में चला गया, तो वो स्वयं चला गया पाकिस्तान के पास कि आप हमको पाकिस्तान में शामिल कर लीजिए। जिन्ना ने उसको कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुम्हारी प्रजा हिंदू है, तुम क्यों पाकिस्तान में आना चाहते हो? तो नहीं, हमको जैसलमेर से लड़ाई है। वो हिंदुस्तान में शामिल हो गया और बंधुओं अमरकोट अंत में जिन्ना के न चाहते हुए भी पाकिस्तान में चला गया। आज अमरकोट नाम का न कोई राज्य है, न कोई समाज के लोग हैं। आज पाकिस्तान में कितने % हिंदू है आप समझ सकते हैं। ये भारत की स्थिति हुई है। ये कहा गया नेशनल कैरेक्टर हमारा। ये केवल एक दूसरे की लड़ाई के कारण जो है अमरकोट पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये हम देखते हैं। अब दूसरी की ओर और आगे बढ़िए, देखिए कि हम सब देखते हैं कि अनेक ऐसे विषय आते हैं। अब राणा प्रताप लड़ रहे हैं तो जयचंद जो है और ये सारे मान सिंह जो है उनके खिलाफ है। भारत वहां पर हमारा जो है राजा दाहिर सेन लड़ाई लड़ रहा है तो उसका सेनापति ही चला जाता है उधर मुगलों के पक्ष में। यानी भारत की अगर पराजय हुई है तो भारत की पराजय अपनी सेना और रणनीति के कारण तो हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा पराजय हुई है विश्वासघात। और विश्वासघात कोई दूसरा नहीं किया है, अपना ही भाई किया है, अपने ही लोग किए हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखते हैं, पश्चिम के राष्ट्र की बात मैं करता हूं, अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, जर्मनी लीजिए, ब्राजील लीजिए, इजराइल लीजिए, वहां के लोगों का नेशनल कैरेक्टर बहुत हाई है। पर्सनल कैरेक्टर भले ही हो सकता है कि कुछ उनकी कमियां होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के नेशनल कैरेक्टर काफी उनका है, इसलिए वहां पर नेशनलिटी की भावना ज्यादा है। मैं भारत के एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब भारत विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान में, तो बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे, वो भी अंबेडकर जी के ही समकक्ष तो नहीं थे, लेकिन हाँ योगेंद्र नाथ मंडल, वो शेड्यूल कास्ट से आते थे। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत छुआछूत है, मैं भारत में नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा, और चले गए जबरदस्ती पाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए योगेंद्र नाथ मंडल। बाद में उनको भारत में शरण लेना पड़ा, कहे कि हमको पाकिस्तान में रहने नहीं दे रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको ये कर रहा है, वो कर रहा है। अंत में योगेंद्र नाथ मंडल ने को स्वीकार करना पड़ा कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हम पाकिस्तान में चले आए, इतने बड़े कानून मंत्री होने के बाद भी। तो ऐसे अनेक लोग उधर गए, लेकिन उनको पछताना पड़ा। तो ये भारत की स्थिति रही है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो एक राष्ट्रीय चारित्र होना चाहिए, उसको हमको बढ़ाना है। अब हम थोड़ा अंत में आते हैं अवसान की ओर। मैंने आपको कहा इजराइल की कहानी बताई। इजराइल जो है लगभग 1700 साल तक यहूदी पूरे दुनिया में भटकते रहे। 1700 साल अपनी भाषा भूल गए, अपनी बोली भूल गए, रहन सहन भूल गए। कुछ भारत में है, कुछ इधर है, कुछ और बचे कुछ यहूदियों को तो गैस के चेंबर में हिटलर ने मारा, ये हम जानते हैं। लेकिन 1700 साल के बाद यरूशलेम पर, जिस समय भारत को आजादी मिली, उसके जस्ट बाद वहां हम देखते हैं कि यरूशलेम पर अधिकार कर लिया इन यहूदियों ने, और उस जो मुस्लिम राष्ट्र से घिरा हुआ यरूशलेम था, अपना राज्य कायम किया। और आज इजराइल पूरी दुनिया को शिक्षा दे रहा है, भारत को भी बता रहा है कि कैसे तुम चीन से लड़ोगे, कैसे पाकिस्तान से लड़ोगे। वो छोटा सा इजराइल, हिब्रू भाषा थी उसकी, हिब्रू भाषा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने विकसित किया। सभी लोग हिब्रू आज बोल रहे हैं, लेकिन एक भारत में कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा हो गई। कंप्यूटर की इतनी अच्छी सक्षम भाषा को लोग करेंगे पढ़ाने से क्या लाभ है। मैंने संसद में एक दिन बहस देखा, अभी कुछ समय पहले संसद में बहस चल रहा था कि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की क्या आवश्यकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन कई लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो जो हमारी देव भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसी का लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो मृत भाषा है। तो इस प्रकार से लेकिन आज इजराइल जो है दुनिया को दिखा रहा है कि हम
है। और आज मुस्लिम कंट्री को भी तोड़ लिया है उसने, यूएई को तोड़ लिया है, जॉर्डन को तोड़ लिया। 3-3 मुस्लिम देश आज इजराइल के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिए, दूतावास जोड़ लिए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास नेशनलिटी है, तो हमारे साथ आ सकता है। लेकिन भारत में आज एक और कहने में बहुत गलत लग रहा है कि हमारे जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, उनके अंदर नेशनलिटी की भावना है क्या? एक माधुरी गुप्ता नाम के आईएफएस अफसर हो गए, महिला थी, और आपको जान के जानकारी होगी कि वो रंगे हाथ पकड़ी गई। महज 15,000 रुपया में भारत का जो गोपनीय फाइल था, वो फाइल वो पाकिस्तान के दूतावास के लोगों के हाथों में वो बेचते हुए पकड़ी गई, माधुरी गुप्ता आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और वो स्वीकार कर ली कि हाँ, मैंने उसको पाकिस्तान के लोगों के, और कई वर्षों से कर रही थी, उसके पीछे भारत का गुप्तचर लगा हुआ था। और परिणाम क्या हुआ, उसकी मां से इंटरव्यू लिया गया कि आपकी बेटी तो इतनी बड़ी अफसर हो गई और पाकिस्तान के हाथों फाइल महज 15,000 रुपया में। तो मां ने कहा कि मैंने बेटी को जन्म दिया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुझे अफसोस है कि बेटी को चरित्र नहीं सिखाया, और मेरी बेटी अगर आज इतना देश विरोधी काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मां ने कहा। तो आज हम स्कूल कॉलेज में देख रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाया तो जा रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, आईएएस अफसर बन रहे हैं, लेकिन वो क्यों बन रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। धनी है तो और धनी बनने के लिए। लेकिन हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हम अपने समाज के लिए हम कुछ करेंगे, ऐसी भावना यदि उसके अंदर डाली जाए तो भारत फिर से पुनः विश्वगुरु होगा। अभी चीन के साथ जो स्थिति हम देख रहे हैं, स्वदेशी की बात चल रही है, आज का विषय भी है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत। तो अगर हम इस ओर अगर बढ़ेंगे तो हमको अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। हम अपने देश से निर्मित जो चीजें हैं उस पर हमको गर्व निर्भर करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के हमारे अंदर ये राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होगा, तो हम अपनी देश की भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज का जो यह विषय है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय चारित्र और व्यक्तिगत चारित्र लाया गया, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत चारित्र और राष्ट्रीय चारित्र एक होना चाहिए, इसमें कोई डबल भाव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कुछ अलग है और कुछ अलग है, दोनों ही एक अगर रहेगा, अगर हम अपने समाज के बच्चों को, अगर हमारे राष्ट्र के बच्चों को ये हम अगर भावना डालेंगे, तो आगे चल करके निश्चित रूप से हमारा देश फिर उसी गौरव के स्थान पर जाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा, विश्व गुरु बनेगा। ये केवल एक प्रधानमंत्री के कहने से और केवल कुछ लोगों के कहने से नहीं होगा, हम सबको मिलकर के इसमें प्रयास करना पड़ेगा बंधुओं। इसलिए मैंने आज ये विषय रखा कि जब जब इस देश में राष्ट्रीय कैरेक्टर का प्रभाव रहा है, देश आगे बढ़ा है। जब जब राष्ट्रीय कैरेक्टर को नीचा स्थान मिला है, पर्सनल कैरेक्टर आया है, तब जब देश अवनति की ओर गया है। इसलिए हम सबको पढ़ाई भी अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा नैतिकता चाहिए, पढ़ाई से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर है तो सब कुछ है। इसलिए कहा गया है कि कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कुल मिलाकर के हम आपको अपने इस चरित्र के बल पर ही इस देश को आगे बढ़ावे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो जी मनीष जी, एक मिनट जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सही कहा आपने कि जो राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र के कमी के कारण ही आज बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं भारत में। अगर राष्ट्रीय चरित्र ठीक हो तो बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल भी आपने दिया और कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी स्वागत। और आपने बहुत कीमती समय माननीय श्रीमान जी ने दिया है ना। आपका बड़ा ही व्यस्तता था। कल रात में ही मेरी बात हुई आपसे, तो इतनी व्यस्तता के बाद भी इतना मतलब आशीष और प्यार आपने दिया संगठन को, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को, तो उनके लिए मैं और पूरी टीम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
और कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंधु जुड़े हैं, आप सभी का भी स्वागत और आभार है। और ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत ऐसे यूट्यूब चैनल है, तो आपको वहाँ भी अवेलेबल है। बाकी कई सारे लोगों ने एक ने व्यक्तिगत मैसेज किया है, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया इसमें। देवेंद्र जी हैं कि बहुत सुंदर व्याख्यान रहा, सुनील सिंह जी बहुत अच्छा लगा, मतलब कई लोग हैं, अंजलि भारद्वाज जी, और ये बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बहुत लोगों ने बोला कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ों को मिला। एक गुंजन जी ने बोला कि श्रीमान जी का मैंने बहुत बार वक्तव्य सुना है, और श्रीमान जी जब भी कभी कहीं वक्तव्य देते हैं तो पूरी तैयारियों को, मतलब पूरी चीज़ों को तैयारी करके बैठते हैं साथ में, उसके बाद ही कार्यक्रम में पहुँचते हैं। तो और जब भी तो ये है कि आपके बारे में सभी को जानते हैं, और आप बड़ी मतलब कई सारे प्रकार के काम भी करते हैं। मैं शुरू में क्या है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए नहीं थे, तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा-सा बता देना चाहिए। आप माननीय अनिल ठाकुर जी हैं, आपका जो केंद्र है वो रांची में है। अब पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप बिहार झारखंड के संगठन मंत्री थे, उसके बाद दक्षिण बिहार के आप प्रांत प्रचारक भी रहे। अभी वर्तमान में आप क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपका जिम्मेदारी है। तो बहुत-बहुत स्वागत और आभार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।